हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। कौन सा चैप्टर देख रहे थे? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स का अपने यूनिट का सेकंड चैप्टर है और इस कोर्स का लास्ट चैप्टर है। देखो, हम लोगों ने इस चैप्टर में अभी तक किन चीजों पर फोकस किया है? हम लोगों ने ले दे के बात करी है डीएनए पर, कि डीएनए क्या होता है, डीएनए का कैसा स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरीके से पैकेज्ड होता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स पढ़ा था। पैकेजिंग में हम लोगों ने ये देखा था कि डीएनए एक बहुत लंबा स्ट्रक्चर है। अगर एक टिपिकल मेमेलियन सेल की मैं बात करूं तो जो डीएनए की लेंथ आती है वो लगभग 2.2 मीटर आती है, क्योंकि उस डीएनए सेगमेंट के अंदर 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स हैं। तो जब आप उन्हें 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आपके पास कन्वर्टेबल यूनिट का आंसर आएगा वो होगा लगभग 2 से 2.2 मीटर। ठीक है, अब देखो, इतने लंबे डीएनए को आप इस तरीके एज इट इज तो बिठा नहीं सकते सेल के अंदर। तो अगर आपको बिठाना है तो आपको वो मांझे और गिरगिटी वाला कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा कि मांझा एक बहुत बड़ा लंबा डीएनए हेलिक्स है एंड यू वांट टू रैप अराउंड द गिरगिटी। तो जो गिरगिटी आपने उठाई है वो आपने प्रोटीन्स को उठाया। आपने डीएनए को एक न्यूक्लियो प्रोटीन कंसीडर किया कि डीएनए अपने अंदर एक न्यूक्लिक एसिड तो है, लेकिन साथ में वो हिस्टोन प्रोटीन्स को भी कैरी ऑन करके रखता है। हिस्टोन प्रोटीन्स को कैरी ऑन करने का मतलब क्या होता है कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, जो डीएनए का लंबा लंबा धागा नुमा स्ट्रक्चर है, वो इतना लंबा आपके सेल के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम में नहीं बैठ सकता। तो आप उसे एक ऑक्टामर में, एक बॉल नुमा स्ट्रक्चर में, जैसे आपने इसका सिंपल एग्जांपल ऊन से भी ले सकते हो। जैसे आपकी मम्मी दादी ऊन बुनती होंगी तो बाद में वो एक उसको रैप करके रख देती है, फिर उसका एक छोर खोल देती है, फिर वहां से वो यूज करके फिर यूज कर देती है। ठीक है, या आप टेप ले लो, टेप का आप क्या करते हो, छोर छोड़ देते हो ना कि नेक्स्ट टाइम मैं इस टेप को यहीं से निकाल के यूज करूंगा। सिमिलरली यही जो प्रैक्टिकली चीजें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, हमारी बॉडी उन्हीं चीजों को फॉलो अप करती है। तो जो सेल है, अगर उसके न्यूक्लियस के क्रोमोसोम के अंदर आपको डीएनए को पैकिंग करनी है तो यू हैव टू यूज ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होता है कि जैसे प्रोटीन है, तो जैसे हिस्टोन का प्रोटीन है, चाहे वो H1 है, H2 है, H2B है, H3, H4 है, तो ऐसे 5 तरीके के यू हैव प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है तो हम उन्हें साइड में रख रहे हैं। तो ये हो गया। अब क्या है कि जैसे आपके जो प्रोटीन्स हैं उसमें H1 आपके हिस्टोन की कैटेगरी में नहीं शो हो रहा है। अब उससे पहले हम लोगों ने क्या देखा? उससे पहले हम लोगों ने न्यूक्लियोसोम देखा। न्यूक्लियोसोम में क्या था कि जब इन हिस्टोन प्रोटीन के आसपास डीएनए की रैपिंग होगी तो आप उस मॉडल को, उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहोगे। न्यूक्लियोसोमल मॉडल कॉर्नबर्ग एंड थॉमस ने 1869 में दिया था और टर्म न्यूक्लियोसोम पी ऑडेट ने दिया था। ये चीज हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब एक चीज मैंने पिछली क्लास में आपको नहीं बताई थी जो मैं बताना चाहती हूं कि एक साइंटिस्ट आए थे, वुडकॉक। एक पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में लिखना, एक साइंटिस्ट आए थे वुडकॉक। उन्होंने हाई पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में न्यूक्लियोसोमल मॉडल को और अच्छे से देखा। वुडकॉक ने क्या किया? हाई पावर इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल जो वेल डेवलप, भाई तब तक क्या था, टाइम बहुत आगे आ चुका था। जैसे हम लोग अगर सेल की डिस्कवरी के बारे में बात करें तो सेल को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक के पास क्या था? इतने मतलब उतना माइक्रोस्कोप नहीं डेवलप था। उन्होंने क्या, अपना सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से ही सेल में देख लिया, सेल को ऑब्जर्व कर लिया कि भाई बाउंड्री होती है और ऐसा रूम की तरह दिखता है, कंपार्टमेंट की तरह दिखता है। पर धीरे 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 जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, साइंटिस्ट को यह बात समझ में आई कि अगर लिविंग बॉडी के अंदर देखना है तो चलो ठीक है कि आपने किसी एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को ले लिया, मान लो कोई पर्सन मर गया है, कोई एनिमल मर गया है ना, अब उसकी बॉडी अब यूजलेस है, अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते, लाइफ वापस नहीं आ सकती उसके अंदर, तो आप कुछ चीजों के रहस्य को खोलने के लिए उन पे एक्सपेरिमेंट्स तो कर सकते हो। मैं लिविंग बॉडी की बात नहीं कर रही हूं। तो अगर नॉन लिविंग के अंदर भी आपको सेल का लिविंग पोर्शन समझना है तो वो ऐसे थोड़ी कि आपने पीलिंग करी बॉडी की और आपको दिख थोड़ी रहा है मुझे, पर मैं यही अगर एक सेक्शन ऑफ स्किन उठाकर माइक्रोस्कोप में स्टडी करूंगी तो मुझे प्रॉपर सेल का स्ट्रक्चर दिखेगा। चूंकि मैं एक एनिमल हूं,
मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं विच इज इंक्लूडेड इनसाइड द एनिमल किंगडम, तो मेरे अंदर सेल वॉल तो नहीं होगी, मेरे अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, मेरे अंदर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होगा जैसे जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल मिला था, ठीक है, न्यूक्लियस होगा, दुनिया भर के सेल ऑर्गेनल्स होंगे और मैं उसको स्टडी करके समझ सकती हूँ। तो उसी के अंदर मुझे कोई क्रोमोसोम नाम का स्ट्रक्चर दिखा होगा जिसके अंदर न्यूक्लियोसोम्स होगा। तो इन्होंने जब उस स्ट्रक्चर को देखा तो ऐसा लगा कि वुडकॉक ने क्या किया कि जो न्यूक्लियोसोमल मॉडल है वो कैसा दिखता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, एक धागा है उस पे मोती पिरोए हुए हैं। ऐसा ही आपका न्यूक्लियोसोमल मॉडल था ना, एक ऑक्टामर था, उस पे 1/3/4 टन डीएनए आता, फिर 30 डिग्री पे बेंड हुआ, फिर दूसरे न्यूक्लियोसोमल में लपेटा 1/3/4 टन, फिर 30 डिग्री से आगे चला, फिर 1/3/4 टन लिया, फिर आगे चला गया। तो ऐसा लग रहा था कि मोती धागे के ऊपर पिरोए हुए हैं। इस तरीके का उनको हाई पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में न्यूक्लियोसोमल मॉडल दिखा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एम्स तक में पूछा गया है, ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो, अब एक टॉपिक आता है इसके बाद, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं हम लोग, तो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप हेडिंग नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में क्या है, देखो अगर एनसीईआरटी के बेसिस को फॉलो करें तो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल जो टॉपिक है उसमें मेनली आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना है कि जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी पूरी जो भी खोज थी, अपनी नॉलेज थी, वो इसके लिए क्या कर दी, कंट्रीब्यूट कर दी। साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया। इस चीज को प्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ, इन द ईयर 1920। मतलब कितना आगे आ गए हम लोग। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने इन द ईयर 1928 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसके थ्रू ग्रिफ्थ को एक चीज नोटिस करी ग्रिफ्थ ने कि कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ के बाद और साइंटिस्ट आए जैसे एवरी, मैकॉल्ड एंड मैकार्थी। ये जो 3 ट्राइसम बने इन साइंटिस्ट के, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट आपके फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने परफॉर्म किया, मैं बताऊंगी क्या एक्सपेरिमेंट है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, उसको वापस से कंडक्ट कराया और उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन, वो एक्चुअली कुछ भी नहीं है, वो आपका डीएनए है। पर देखो आज हमारी बॉडी है, एक लिविंग बॉडी है, तो लिविंग बॉडी प्रोटीन्स की भी बनी हुई है, लिपिड्स की भी, बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, फैट्स भी होंगे, प्रोटीन्स भी होंगे। वी हैव जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए। तो क्या ट्रांसफर हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट नो, लिपिड्स नो, प्रोटीन्स नो, आरएनए जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है होगा, लेकिन हमारे अंदर डीएनए, वी हैव आवर जेनेटिक मटेरियल दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब यह बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में एक्सेप्शंस देखोगे कि यू हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आल्सो। आरएनए तो है ही सिंगल स्ट्रैंडेड, लेकिन डीएनए में भी आपको एक्सेप्शंस दिखेंगे, वी हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो आपको क्या है, कहीं कहीं एक्सेप्शंस आप देखेंगे। तो इस तरीके से जैसे टोबैको मोजाइक वायरस हो गया, क्यूबी बैक्टीरियोफेजिस हो गए, एट दैट टाइम यू विल सी आरएनए और डीएनए दोनों में से कोई एक होगा, या डबल स्टैंडर्ड होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा, ये आप आगे देखोगे। तो अभी की बात ये है कि जितने भी साइंटिस्ट है, देखो सबसे पहले जेनेटिक्स में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्क किया वो था मेंडल ने। इसको सुनो, इसको लिखने का नहीं है, अपन तो एक्सपेरिमेंट देखेंगे बस। जितने भी साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट ने देखा कि जैसे मेंडल ने पी प्लांट पर अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया, तो उन्होंने पी प्लांट पे देखा कि कभी येलो कलर चला जाता है, कभी ग्रीन कलर चला जाता है, कभी राउंड चला जाता है, कभी रिंकल्ड शेप चला जाता है, कभी कुछ चला जाता है, कभी कुछ चला जाता है। तो ये जो चला जाता है क्या था, आपने बोला कैरेक्टर है। अरे भाई कैरेक्टर बॉडी में कहाँ है, आंखों में है, सर में है, मेरे बालों में है, मेरे पैरों में है, मेरी कमर में है, मेरी पेट में, कहाँ है, क्या चीज ट्रांसफर हो रही है। आप कहोगे आवर बॉडी इज एक्चुअली अ सेलुलर और जेनेटिक पूल।
मेरी बॉडी मिलियंस और ट्रिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स की बनी हुई है। उस हर सेल के अंदर मेरे पास न्यूक्लियस है, हर न्यूक्लियस के पास मेरे पास क्रोमोसोम्स हैं, हर क्रोमोसोम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स है और हर जीन के अंदर आपका डीएनए पैकेज्ड होकर बैठा हुआ है वाया न्यूक्लियोसोमल मॉडल। इतनी बात क्लियर हुई, लिंक्ड अप भी बैठा। तो मेंडल ने सिर्फ कैरेक्टर्स के बारे में बताया कि यार कैरेक्टर्स जाते हैं, पर कैरेक्टर किसके ऊपर बैठ के जाते हैं ये चीज वो प्रूफ नहीं कर पाए। उसके बाद देन केम इनटू द पिक्चर थॉमस मॉर्गन, जिन्होंने फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर पे एक्सपेरिमेंट किया था। इससे पहले वाले चैप्टर, शायद 3-4 दिन पहले ही वो चैप्टर खत्म हुआ है, आपको याद होगा। तो मेंडल की खोज थॉमस मॉर्गन ने आगे बढ़ाई। उसके बाद साइंटिस्ट आए जैसे वॉटसन एंड क्रिक आए, जैकेरेस आए। तो इन्होंने बात को क्या और गहराई में समझा कि नहीं यार कुछ तो है बॉडी में, कोई ना कोई ऐसा केमिकल जरूर मौजूद है बॉडी में, लिविंग बॉडी में, जो जेनरेशन टू जेनरेशन ट्रांसफर होता है, जो एक लिविंग बॉडी दूसरी लिविंग बॉडी को देती है अपनी जैसी। मेरा जेनेटिक मटेरियल में डॉग को नहीं दे सकती, डॉग अपना जेनेटिक मटेरियल कैट को नहीं दे सकता, क्योंकि वी हैव रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। डॉग की अगर स्पीशीज है तो डॉग डॉग के साथ ब्रीडिंग कर सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, कैट कैट के साथ कर सकती है, ह्यूमन बींग के साथ कर सकते हैं, एलिफेंट एलिफेंट के साथ कर सकता है, हॉर्स हॉर्स के साथ कर सकता है, मेल फीमेल। लेकिन अगर आपने कैट का डॉग के साथ, चलो मान लो कैसे भी आर्टिफिशियल कंडीशंस में आपने करवा दिया, तो जो भी ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो फर्टाइल नहीं आएंगे। जैसे आपने म्यूल सुना, म्यूल और हिन्नी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो आइदर मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी या मेल डोंकी या फीमेल हॉर्स की मेटिंग से बनते हैं, और वो जो बनते हैं, जो भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो फर्टाइल नहीं होते। हिन्नी आगे अपने जैसा नहीं बना सकता, म्यूल नहीं बना, मतलब बस खत्म, आपकी जनरेशन यहीं पर फुल स्टॉप हो गई। तो यू कैन नॉट गो बियॉन्ड योर लिमिट। नेचर ने एक लिमिट सेटअप कर रखी है कि आप रिप्रोडक्शन, आप मेटिंग, आप ब्रीडिंग, जो भी टर्म आप यूज कर रहे हैं, अपने स्पीशीज के अंदर ही कर सकते हैं। आप प्लांट की ब्रीडिंग एनिमल से थोड़ी करवा सकते हो, पॉसिबल ही नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत अजीब से मिलेंगे, जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेंगे। तो नेचर ने या गॉड ने ये चीज क्या करेगी, लिमिट में कर रखी है कि हर स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म बस आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उन्हीं के कैरेक्टर ट्रांसफर हो सकते हैं। आप एक स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म की ब्रीडिंग, मेटिंग या रिप्रोडक्शन दूसरे स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के साथ नहीं करा सकते। अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो यू आर नॉट एबल टू गेट द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। अब ये वाली बात हो गई, चलो पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद जैसे काफी चीजों को देखा, अभी भी डीएनए के बारे में पकड़ नहीं पाए साइंटिस्ट। डीएनए का स्ट्रक्चर देख लिया, सब कुछ देख लिया। तो अब जो साइंटिस्ट आए उनका नाम है फेडरिक ग्रिफ्थ। ये इतना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं लिखना, सीधे यहां से लिखना है, फेडरिक ग्रिफ्थ। फेडरिक ग्रिफ्थ क्या है? इन द ईयर 1928 में उन लोगों को, जो ये साइंटिस्ट हैं, उनको क्लू मिला कि यार बॉडी में कोई तो ऐसा केमिकल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। गॉट अ क्लू that some chemical is responsible which transfer from one organism to another, even from one generation to another. ठीक है, got a clue that some chemical is responsible which transfer from one organism to another. अब कैसे क्लू निकाला? अब क्लू ये थोड़ी है कि इनको तो क्लू का मतलब ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है। दैट क्लू इज प्रूव्ड बाय कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट।
is proved by conducting an experiment that clue is proved by conducting an experiment called as bacterial transformation experiment. Transformation experiment. बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। अब देखो, इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने से पहले हम लोग थोड़ी और नॉलेज लेंगे। देखो इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट मतलब जो सब्जेक्ट उठाया जिसपे इन्होंने स्टडी करी वो क्या होगा, कॉमन सेंस की बात है बैक्टीरिया होगा। कौन सा बैक्टीरिया उठाया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टो मतलब, देखो स्ट्रेप्टो मतलब उसका केमिकल नेचर बता रहे हैं, कोकस मतलब सर्कुलर शेप है, और न्यूमोनी मतलब ये न्यूमोनिया नाम की बीमारी फैला सकता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो बैक्टीरिया जो उठाया उसको स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस को न्यूमोकोकस भी कहते थे। न्यूमो मतलब एयर, मतलब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अगर घुसेगा, ठीक है, तो हमारे एयरवे को, एयर क्या होगा, एयर आप किससे लेते हो, अपने रेस्पिरेटरी पैसेज से, अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। तो ये एयर के पैसेज को क्या करता है, खराब करता है। जैसे आपके लंग्स को इन्फेक्शन कर देगा, लंग्स में जाकर अपनी एक्टिविटी कर देगा, अपने आप को डोमिनेट कर देगा उन सेल्स के ऊपर। तो जो भी लंग्स के अंदर एल्वियोलाई हैं उनके अंदर जैसे बैक्टीरिया बहुत सारा जमा हो गया तो एल्वियोलाई क्या भारी हो जाएंगे। जो एल्वियोलाई का जो एक सरफेस एरिया था प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज के लिए वो नहीं रहेगा, तो एयर में दिक्कत आएगी आपको। मतलब ले देखिए जो भी एयर पैसेज है वो आपका खत्म होने लग जाएगा, डेट्रोटेशन होगा, उसकी डिजीज होगी, क्योंकि न्यूमो मतलब एयर है। तो अब क्या है, बेचारे हमेशा के एनिमल्स फंसते हैं, क्योंकि हम तो इतने पावरफुल क्रिएचर हैं, हमारे पे थोड़ी कोई एक्सपेरिमेंट कर सकता है। वो बात है, गलत काम हो गया, फेंट करके एक्सपेरिमेंट कर दिया, वो एक चीज अलग चीज है। लेकिन ऐसे आपको कोई बोले कि लाओ थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रैपिंग करके एक्सपेरिमेंट कर दें, विल यू अलाउ, नो यू आर नॉट गोइंग टू अलाउ। तो जैसे क्या, माइस को उठाया, माइस के ऊपर ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम का बैक्टीरिया या उसके अंदर क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। जैसे इंजेक्ट किया माइस मर गया या उसको एयरवे में प्रॉब्लम हो गई। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया है वो न्यूमोनिया नाम की डिजीज करता है माइस के अंदर। अब कैसे करेगा, कैसे एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, क्या क्या कंक्लूजन निकाला, ये सब चीजें देखते हैं। ये सारा एक्सपेरिमेंट क्यों कंडक्ट किया जा रहा है, क्योंकि हमें जेनेटिक मटेरियल की सर्च करनी है, हमें प्रूफ करना है कि ऐसा कोई केमिकल रिस्पॉन्सिबल है मेरी बॉडी के अंदर जो एक से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता जाता है, कैरी ऑन होता जाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि वी हैव अ बैक्टीरिया नेम्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी able to cause a disease named as pneumonia। न्यूमोनिया होते छोटे बच्चों को बरसातों में, ठंड में देखा होगा, न्यूमोनिया हो गया, उनकी सांस चलती है, उनको बहुत खांसी होती है। तो ये सिम्टम्स किसके होते हैं, आपके एयरवे की पैसेज की। कहीं ना कहीं जो भी पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर गया उसने सीधे लंग्स को अफेक्ट किया है। ठीक है, जो टारगेट लोकेशन होगा वो क्या होगा, बैक्टीरिया का लंग्स होगा। एबल टू कॉज अ डिजीज कॉल्ड एज न्यूमोनिया।
याद नहीं आ रहा तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुकी हूं, घर जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब ये एक्सपेरिमेंट किस पे कंडक्ट कराया? कंडक्टेड ऑन माइस, ठीक है। अब क्या है, देखो जो स्ट्रेप्टोकोकस निम्यूनी नाम का बैक्टीरिया है उसकी दो वेराइटीज प्रेजेंट होती हैं। दो वेराइटीज का मतलब क्या होता है, दो स्ट्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। नाम है R सेकेंड और S थर्ड, ठीक है। दिस बैक्टीरिया हैज टू स्ट्रेन्स, स्ट्रेन्स मतलब वेराइटी, हैज टू स्ट्रेन्स, क्या नाम है होगा, R सेकेंड और S थर्ड, ठीक है, पुटेड इन रोमन नंबर्स। अब हम लोग देखते हैं, शुड आई रब दिस पोर्शन। R सेकेंड और S थर्ड में फर्क क्या है? देखो ये आपका R सेकेंड स्ट्रेप्टोकोकस निम्यूनी है, ये आपका S थर्ड स्ट्रेप्टोकोकस निम्यूनी है, ठीक है। सारा एक्सपेरिमेंट किस पे कंडक्ट हो रहा है? माइस पे हो रहा है। पर पहले थोड़ा इसका इंफॉर्मेशन लेंगे। R सेकेंड क्या है? क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस है तो कोकाई फॉर्म में होंगे, सर्कुलर फॉर्म में होंगे। पर फर्क क्या होता है कि थोड़ा ऐसे इरेगुलरली रफ शेप्ड होते हैं और इनके आसपास कोई भी सच प्रोटेक्टिव कवरिंग या कोटिंग नहीं होती है। जबकि S थर्ड क्या है, थोड़े से रेगुलर होंगे, स्मूथ शेप्ड होंगे और इनके ऊपर एक ऐसे प्रोटीन की कोटिंग होगी जो कि एक तरीके से एक प्रोटेक्टिव कोटिंग है। और इस कोटिंग की वजह से ये अपने आप को क्या करते हैं, जैसे बॉडी में घुसने के बाद बॉडी में जो डिफेंस मैकेनिज्म निकलते हैं, इम्यून सेल्स, उनसे अपने आप को बचाते हैं। और दूसरी बात क्या है, ये जो प्रोटीन कोट होता है ये एंटीजेनिक नेचर का होता है, मतलब इसी की वजह से बीमारी फैलती है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं रफ no protein coat, smooth having antigenic type of protein coat, having antigenic type of protein कोट, ठीक है। तो डेंजरस ज्यादा कौन सा हुआ, ये या ये? ऑब्वियसली ये हुआ। ये अगर बॉडी में घुस जाएगा तो प्रोटेक्शन भी ले लेगा और डिजीज भी पैदा कर देगा। तो हमारी कंडीशंस क्या हो गई, इनडोमिनेटेड हो गई इसके कंपैरिजन, ठीक है। अब क्या किया, इनको बारी बारी से डिफरेंट फॉर्म्स में माइस में क्या किया, इंट्रोड्यूस कराया गया। कैसे कराएगा देखते हैं। शुड आई रब दिस? किस तरीके से प्रोसीजर कंडक्ट हुआ देखो। सबसे पहले इन्होंने लिविंग R सेकेंड को डाल दिया, किसके अंदर, माइस के अंदर, ठीक है, ध्यान से सुनते चलो। उसके बाद हीट किल्ड को मारा। हीट किल्ड मतलब इसको हीटिंग करी, इसका जो भी प्रोटीन कोट है उसको थोड़ा सा डल किया, ये सब हटा दिया, ये प्रोटीन कोट को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर माइस में इंजेक्ट किया, ठीक है। तो हीट किल्ड S थर्ड, ठीक है, किस में इंजेक्ट किया, माइस में। क्या देखा, ना तो यहां पर माइस की कोई किलिंग हुई, ना पर यहां पर माइस की कोई किलिंग हुई। मतलब माइस को किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं हुई और किलिंग नहीं हुई। नो किलिंग, नो किलिंग। ये तब की बात है जब सेपरेट डाला। सेकंड में क्या किया, लिविंग R सेकेंड प्लस हीट किल S थर्ड दोनों को एक साथ ही माइस में इंजेक्ट करा दिया। लिविंग R सेकेंड प्लस हीट किल S थर्ड।
देखा माइस की किलिंग हो गई, माइस गॉट इन्फेक्टेड। ये क्या हो गया? ये देख के तो फेडरिक ग्रिफ्थ ने बोला अरे ये तो बहुत ही अजीब सी चीज हो गई कि भाई अलग अलग डाल रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा, पर एक साथ डाल रहा हूं तो इतना कुछ हो गया। फिर सोचा गया और क्या कंक्लूजन निकाला वो देखो। शुड आई रब दिस पोर्शन? देखो क्या हुआ, एस थर्ड ने कुछ दिया आर सेकंड को, और आर सेकंड ने कुछ ऐसा डेवलप किया कि वो एस थर्ड की तरह दिखा। थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा बोलने में। देखो माइस की किलिंग हो गई, माइस की क्या हो गई? किलिंग होगी। और जब माइस का पोस्टमार्टम किया गया, पोस्टमार्टम मतलब देखने के लिए, तो ऐसा देखा गया कि माइस के ब्लड में लिविंग एस थर्ड स्ट्रेन पाया गया बैक्टीरिया का। ये कैसा हो गया? ऐसा हुआ कि एस थर्ड ने अपना प्रोटीन कोड लिविंग आर सेकंड को दिया, लिविंग आर सेकंड ने अपने आसपास प्रोटीन कोड बिठाकर अपने आप को क्या कर लिया? एस थर्ड की तरह ट्रांसफॉर्म कर लिया, या एस थर्ड की तरह दिखाने लग गया। और जैसे ही लिविंग एस थर्ड गया, जो कि प्रॉपर्ली एंटीजेनिक वाला डिजीज कॉजिंग था, उसने डिजीज किया माइस को और माइस खत्म। भाई हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, ये थोड़ी है कि माइस को प्रॉब्लम होगी तो हम माइस को मेडिसिन दे देंगे कि सॉरी मैंने गलत एक्सपेरिमेंट कर दिया तो मैं तुम्हें ठीक कर दूं। नो, हमें तो एक्सपेरिमेंट को क्या प्रूफ करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बैक्टीरिया ने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन शो किया। एस थर्ड का, डेड एस थर्ड का मटेरियल लिविंग आर सेकंड को दिया। लिविंग आर सेकंड ने बिल्कुल अपने आप को लिविंग एस थर्ड की तरह दिखाना स्टार्ट किया और काम खत्म। जो चीज थी वो प्रूफ कर डाली। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन निकालते हैं हम लोग। हेयर इट वॉज कंक्लूडेड, here it was concluded that something is given something is given by S third, या heat killed S third living R second to living R second and living R second transform itself just like living S third, just like living S third। ठीक है, अभी भी मुझे एक बात बताओ, इससे आपको कुछ समझ में आया? नहीं आया। मतलब अभी भी ये समझ में नहीं आया कि कहाँ से आया है जेनेटिक मटेरियल में, क्यों डीएनए का नाम ले रही हूँ, ये बात नहीं। क्योंकि क्या है, फेडरिक ग्रिफ्थ खुद ही कंफ्यूज हो गए और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर बात खत्म कर दी, उसके आगे कुछ नहीं किया। बहुत सालों तक जब उनको खुद कोई बात समझ में नहीं है तो वो सामने वाले को कैसे समझाएंगे? भाई मुझे टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको थोड़ी समझा पाऊंगी। बात खत्म हो गई। उसके बाद बहुत सालों बाद 3 साइंटिस्ट आए, एवरी, मैकहॉल्ड एंड मैककार्थी। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रिकंडक्ट करवाया और उसके बाद प्रॉपर कंक्लूजन निकला। ठीक है, सो इट इज एक्चुअली अ बिग स्टोरी एंड यू हैव टू हर्ड इट एंड यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू मेमोराइज इट, क्योंकि ये पूछा जाएगा। ठीक है, शुड आई रब दिस? तो आप इसको कहानी के रूप में समझोगे तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब आप रटोगे तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कल मैंने कल भी आपको बोला, बायो को इजी बनाने के लिए क्लियर द लॉजिक, देन मेमोराइज इट, देन सॉल्व द एमसीक्यूज, और जहां जरूरत है आप ट्रिक यूज करिए, वरना अगर आपको लॉजिक क्लियर होगा ना बायो का तो आई डोंट थिंक यू रिक्वायर अ ट्रिक। ठीक है,
उसके बाद many years passed, बहुत साल पास्ट हो गए, many years passed, nothing got concluded from this experiment properly. Nothing got concluded from, मतलब ये ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट फालतू में किया गया, बहुत सही एक्सपेरिमेंट था, रिजल्ट इससे नहीं भाई। अगर एवरी मैकार्थी और मैकलॉड को एक्सपेरिमेंट फालतू लगता तो वो रिकंडक्ट थोड़ी कराते इसको। प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन फेडरिक ग्रिफ्थ ने क्या है वो चीज नहीं समझा पाए जो उनको समझानी चाहिए थी। ठीक है, तो many years passed, nothing got concluded from this experiment properly. From this experiment properly, later on, 3 scientists came. ठीक है, अब आप कुछ मत करो, पहले इतना नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद 3 साइंटिस्ट आए जिनका नाम है एवरी, मैकार्थी एंड मैकलॉड। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट आए, ये 3 ट्राइसम आए जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को वापस से रिकंडक्ट कराया। रिकंडक्ट द अबव एक्सपेरिमेंट। रिकंडक्ट द अबव एक्सपेरिमेंट। किस तरीके से रिकंडक्ट कराया देखो, इन्होंने क्या किया कि S3 अपने अंदर का कुछ निकाल कर R सेकेंड को दे रहा है, S3 अपने अंदर का कुछ निकाल के R सेकेंड को दे रहा है, तो क्या दे रहा है वो देखना है। तो इन्होंने बोला कि S3 को पकड़ो, S3 के अंदर जितने भी बायो केमिकल्स पाए जाते हैं आप उन्हें सेपरेट करो, क्योंकि इनके दिमाग में शुरू से एक क्लू तो मिल गया था कि जो भी चीज एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफर होती है वो केमिकल है। अब बायोकेमिकल्स की नॉलेज तो ऑब्वियसली साइंटिस्ट को पहले से ही थी, पर अब वो कौन सा बायोकेमिकल था जो S3 R सेकेंड को दे रहा था एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट दैट पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन, वो हमें देखना है। ठीक है, शुड आई रब दिस। अब जो S3 है, सॉरी, उसके जो बायोकेमिकल्स हैं उन्हें क्या किया गया, सेपरेट आउट किया गया। ये जो 3 साइंटिस्ट हैं उनके बारे में लिख रही हूं, दे सेपरेट आउट, the biochemicals of S3. They separate out the biochemicals of S3. कौन से केमिकल्स को कंसिडर किया देखो, जैसे इन्होंने उसका आरएनए लिया, इसको जब R सेकेंड में डाला तो क्या हुआ, कुछ भी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपको नहीं, जैसे अगर आपकी बुक में आप देखो तो आपकी बुक में तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। ठीक है, क्या है, जैसे इन्होंने R सेकेंड में डाला तो ऐसा कोई चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा। उसके बाद इन्होंने प्रोटीन उठाया, कोई ऐसा चेंजेस नहीं फील हुए। देन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन चेंज नहीं हो, आप कह सकते हो कि माइस की किलिंग हो गई, ये भी बोल सकते हो कि भाई जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा माइस की किलिंग नहीं होगी ना। तो यहां पर क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो माइस की किलिंग नहीं हुई, यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन है तो माइस की किलिंग, और कंफ्यूज मत हो, यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो माइस जिंदा है, यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हुई हो माइस जिंदा है। पॉलीसैकेराइड, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, माइस की किलिंग नहीं हुई, तो नहीं होने पर आप लिविंग में क्या करो, नहीं हुई किलिंग। फिर
Should I rub this portion? उसके बाद जब इन्होंने डीएनए डाला, डीएनए डालते से ही क्या हो गया, आर सेकेंड, भाई किसमें डाल रहा है अब, आर सेकेंड में, आर सेकेंड ट्रांसफॉर्म हो गया, आर सेकेंड ट्रांसफॉर्म हो गया, उसमें भी वही जेनेटिक प्रॉपर्टी आ गई, वही एंटीजेनिक प्रोटीन कोट आ गया जो कि S3 के पास था। तो यहां ट्रांसफॉर्मेशन शो हुआ और माइस की किलिंग हो गई। बात समझ में आई? तो ये डीएनए था, ये डीएनए था जो कि S3 से किस में ट्रांसफर हो गया, आर सेकेंड में। तो सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल खत्म हुई, हमने डीएनए को ढूंढ लिया, हमने डीएनए को क्या कर लिया, ढूंढ लिया। अब आप चाहते हो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो तो आप कुछ एंजाइम्स का यूज कर सकते हो, जैसे आप डीएनएस नाम का एंजाइम यूज कर सकते हो। डीएनएस एंजाइम डीएनए को खा जाएगा, काट देगा। तो अगर आप डीएनए को काट दोगे तो डीएनए नहीं ट्रांसफर होगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा और माइस की भी यहां पर किलिंग नहीं होगी। तो अगर आपको इस प्रोसीजर को रोकना है सो यू हैव टू यूज डीएनएस एंजाइम। एज जहां पर लग जाता है वहां पर कटिंग प्रॉपर्टी आ जाती है, इट इज इंडिकेटिंग द नेम ऑफ एंजाइम। ठीक है, अब क्या होता है, ये यहां पर सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल खत्म हो गया। अब जो सेकंड एक्सपेरिमेंट आया जिसको बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जो कि आपके साइंटिस्ट हर्शी एंड चेज ने 1952 में कराया। मतलब क्या है, ये बात खत्म हो गई, 1928 हो गया, उसके बाद फिर हो गया, फिर अब 1952 में दो साइंटिस्ट और हर्शी एंड चेज, उन्होंने इस बात को प्रूफ किया, इस एक्सपेरिमेंट को और कैरी ऑन किया और फर्दर मूव ऑन किया और ये प्रूफ किया कि जो डीएनए ट्रांसफर हो रहा है वो एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, या डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। आप किसी भी तरीके से इस चीज को करवा सकते हो। तो हर्शी एंड चेज ने 1952 में बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करा। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, दैट वायरस which goes inside the bacterial body and cause infection। तो बैक्टीरिया के अंदर जब वायरस जाएगा तो स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, शुड आई रब दिस? तो आज एक्सपेरिमेंट को तो हम पूरा देख के ही जाएंगे। चलो, हेडिंग क्या डलेगा, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। चलो, इन 1952 दो साइंटिस्ट आए, हर्शी एंड चेज। दे कंडक्ट bacteriophage experiment to prove the above theory completely। थ्योरी कंप्लीटली। ठीक है, कैसे कराया इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया। बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है, बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया इज बैक्टीरियोफेज। ठीक है, इज बैक्टीरियोफेज। अब क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो वायरस का स्ट्रक्चर, वायरस दिखता कैसा है। देखो, वायरस हमेशा एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन में आके अटकता है कि वायरस के पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, ना ही कोई ऐसा सेलुलर स्ट्रक्चर होता है।
वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है भाई, सेल ऑर्गेनल्स हैं, तो ना तो लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म है ना ही सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो व्हाट वी से, मतलब मैं क्या कहूँ कि वायरस इज लिविंग और नॉन लिविंग? ये क्वेश्चन आज भी क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में है कि वायरस क्या होते हैं, ऑब्लिगेट्स होते हैं। वायरस अकेले नहीं रह पाते हैं, वायरस को हमेशा दूसरे की बॉडी चाहिए सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए। आप खुद देखना, शायद बॉडी के बाहर वायरस पड़ा हुआ है, नॉन लिविंग है, जैसे आपकी बॉडी के अंदर एंटर किया दुनिया भर की डिजीजेस कर देगा। तो वायरस अभी भी क्लियर नहीं है कि भाई जब उसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं है, जब उसके पास सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, तो वायरस कैसे लिविंग है? वायरस तभी लिविंग होता है जब वो किसी की बॉडी के अंदर जाकर बैठता है, उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है, जब जाके वायरस की एक्टिविटी आपको शो होती है। तो शुड आई रब दिस स्टूडेंट्स, शुड आई रब दिस पोर्शन? ठीक है ना। अब वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है? वायरस लगभग थोड़ा थोड़ा टेडपोल की तरह लगता है। वायरस का स्ट्रक्चर क्या है? टेडपोल की तरह है। और किसका बना हुआ है? सिर्फ एक प्रोटीन कोट और अंदर न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए और आइदर आरएनए। ठीक है, तो ऐसा टेडपोल की तरह दिखेगा। यहाँ पॉइंट्स लिख लेते हैं हम लोग। टेडपोल की तरह या तो प्रोटीन कोट होगा और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड मतलब जेनेटिक मटेरियल। या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, बात समझ में? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा आपको आरएनए वायरस का। ठीक है, ये क्या है? ये प्रोटीन कोट है। सिर्फ दो चीजों का ही तो बना हुआ, या तो प्रोटीन कोट है, आइदर या तो डीएनए है या फिर आरएनए है। डीएनए या फिर आरएनए, दोनों में से कोई एक चीज है। अब क्या है? बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराना है, वायरस को बैक्टीरिया के अंदर डालना है। तो इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराने के लिए वी टेक 2 केमिकल्स, S35 एंड P32। S35 सल्फर 35 और फॉस्फोरस 32। S35 एंड P32 ये दो लिए आपकी बुक में दे रखे हैं, आप देख लीजिए। आपके एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए, उस पर आप टिक मार्क कर लीजिए। S35 एंड P32 ये दो केमिकल्स आपके यूज किए गए हैं। इन दो केमिकल्स का सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, ये केमिकल्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज किए गए हैं कि हमें प्रूफ करना है कि एक्चुअली जो डीएनए जा रहा है वो जेनेटिक मटेरियल है, या जो जेनेटिक मटेरियल जा रहा है वो डीएनए, दोनों में से एक ही बात है, मैंने पहले भी बताई थी आपको। तो ये जो दो केमिकल्स आपने लिए हैं S35 एंड P32, सल्फर डीएनए में नहीं होता, फॉस्फोरस प्रोटीन में नहीं होता, डीएनए में नहीं होता, प्रोटीन में नहीं होता। ठीक है, तो अगर काउंटर पार्ट करें इसका, तो ये इस पे जा सकता है और ये इस पे जा सकता है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। चलो, अब ये दोनों क्या है? ये दोनों एक तरीके के रेडियो एक्टिव केमिकल्स हैं। ये दोनों क्या है? एक तरीके से रेडियो एक्टिव केमिकल्स से रेडियो एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? रेडियो एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। अब देखो किस तरीके से देखते हैं कि जैसे ये आपका एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है या ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, आपने वायरस को भेज दिया, ये वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ दिया। वायरस ने क्या किया? अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद आपने S35 रेडियो एक्टिव केमिकल को डाला। S35 रेडियो एक्टिव केमिकल का मतलब क्या है कि प्रोटीन कोट तो क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव। प्रोटीन कोट क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव। भाई S35 प्रोटीन को मिला है, तो प्रोटीन कोट क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट। और डीएनए नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल डीएनए। ठीक है, इसी का अपोजिट अगर मैं P32 को डालती हूं तो क्या होगा? प्रोटीन कोड तो क्या होगा? नॉर्मल रहेगा।
और डीएनए क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव। डीएनए क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव। अब ये एक बैक्टीरियोफेज क्रिएट हो गया, ठीक है। ये क्या है, एक बैक्टीरियोफेज। जैसे ये दोनों वायरस है, ये दोनों वायरस है। अब आप क्या करोगे, इस वायरस को डाल दो बैक्टीरिया में, बैक्टीरियोफेज नंबर 1 क्रिएट हो गया। इस वायरस को डाल दो बैक्टीरियल सेल के अंदर, बैक्टीरियोफेज 2 क्रिएट हो गया। 1 2 मतलब आपने क्या किया, पहले वायरस का जो प्रोटीन कोड मतलब ले दे के क्या किया आपने, वायरस को इन दोनों केमिकल्स के साथ क्या करा दिया, रिएक्शन करवा दी, कल्चर प्लेट में करवा दिया। तो जो भी जिसके साथ काउंटर पार्ट करना चाहता था उसने कर लिया। यहां पर बैक्टीरियोफेज 1 के अंदर डीएनए नॉर्मल क्रिएट हुआ है, बैक्टीरियोफेज 2 के अंदर डीएनए रेडियो एक्टिव क्रिएट हुआ है। मतलब जब आप इस वायरस को, इस मॉडिफाइड वायरस को बैक्टीरिया में डालोगे तो बैक्टीरियोफेज नंबर 1 विद अ नॉर्मल डीएनए, और इस वाले वायरस को जब आप बैक्टीरिया में डालोगे तो इट विल क्रिएट बैक्टीरियोफेज 2 विद अ रेडियो एक्टिव डीएनए। अब आप क्या करोगे, आपने बैक्टीरिया में डाल दिया वायरस, बैक्टीरिया में वायरस। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, अपनी कॉलोनीज को बढ़ाएगा। बैक्टीरिया क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। जैसे जैसे रिप्रोडक्शन करेगा, वायरस ने इसको जो भी दे रखा है, वायरस भी रेप्लिकेट करेगा, डिवाइड करेगा। तो अभी भी क्या है, यहां पर नॉर्मल डीएनए, कोई मुझे फर्क नहीं नजर आएगा। लेकिन जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो डीएनए, जो रेडियो एक्टिव डीएनए है, ये जनरेशन टू जनरेशन वाइज रेडियो एक्टिव डीएनए ट्रांसफर होता जाएगा। और जब आप इनकी जनरेशंस को देखोगे तो उनके कैरेक्टर्स, उनके फीचर्स, उनका साइज, शेप, स्ट्रक्चर्स, उनका रिस्पॉन्स टुवर्ड्स केमिकल्स बहुत अलग आएगा। क्योंकि यहाँ पर तो जो था वही मिला, पर यहाँ पर भी नॉर्मल डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, पर नॉर्मल से हटके देखना है ना। तो जब यहाँ पर रेडियो एक्टिव डीएनए ट्रांसफर हुआ तो आपको चेंजेस नजर आए। ये क्या है आपका, ये आपका बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट है। वैसे तो अपना लेक्चर यहीं ओवर होता है। जाने से पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा था। देखो, हमने आज मेनली एक्सपेरिमेंट्स को देखा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए में जो थोड़ा बाकी था, वुडकॉक के बारे में, उनके बारे में पढ़ा। देन हम लोगों ने सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल पढ़ा। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में हम लोगों ने बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया। फिर उसको थोड़ा और प्रूफ करने के लिए बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट फेडरिक ग्रिफ्थ ने करवाया था 1928 में। ये हर्शी एंड चेज में 90, मतलब आप 1950 में, गैप देखो कितना गैप है 2 इयर्स के बीच में। तो हर्शी एंड चेज का कंक्लूजन फट से समझ में आ गया। फेडरिक ग्रिफ्थ ने ही एक्चुअली ये प्रूफ करवा। भाई हर्शी एंड चेज को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी जितने ग्रिफ्थ को करनी पड़ी है। पहले के लोगों को ज्यादा करनी पड़ती थी इनका, क्योंकि उनको मिला हुआ में है, उन्होंने जो किया है उसका उनको मिला हुआ है आगे वाले लोगों को। लेकिन हर्शी और चेज का देखो, हर साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन अपनी जगह बहुत सही होता है, क्योंकि हर्शी और चेज ने फाइनली ये बात प्रूफ कर दी। उसके बाद कोई टेंशन नहीं रही, बात खत्म हो गई कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, या जो भी सब्सटेंस डीएनए या जो भी सब्सटेंस एज अ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है वो डीएनए होता है। क्योंकि अभी हम सिर्फ डीएनए की बात करें, वी आर नॉट कंसिडरिंग आरएनए। अब जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है कि व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। वैसे तो जैसे आरएनए वर्ल्ड है, आरएनए आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में पूरा डीप में नहीं है, तो जब अपन डिफरेंसेस पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको आरएनए क्लियर होगा। भाई पहले आपने डीएनए पढ़ लिया, अब आप कंपैरिजन फॉर्म में आरएनए को देखो तो आरएनए क्या हो जाएगा आपका, क्लियर हो जाएगा। देन वी विल डिस्कस द आरएनए वर्ल्ड। फिर आपके ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशंस वाले टॉपिक आएंगे। थोड़े बड़े बड़े टॉपिक आ रहे हैं, बट वी विल ट्राई टू कंप्लीट एज कंसाइज एज पॉसिबल। लिखेंगे कम, समझेंगे ज्यादा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।